हेलो स्टूडेंट, हम अध्ययन कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम तीसरा पार्ट इसका पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में हम डी कक्षक का स्प्लिटिंग पढ़ चुके हैं और उस डी कक्षक की स्प्लिटिंग में हम पढ़ रहे हैं इस समय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग भी पढ़ चुके हैं, किस प्रकार उसका डी कक्षक डिवाइड होता है, कंडीशन भी बताया गया है। उस कंडीशन के अनुसार अब उस डी कक्षक में दो प्रकार के लिगेंड पार्टिसिपेट होते हैं, एक आपका होता है वीक फील्ड और एक होता है आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो इसके थ्रू हम स्ट्रांग और वीक के थ्रू इसके पहले वाले लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में हम CFAC की गणना कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो उस CFAC का हमने 2-4 एग्जाम्पल भी बता दिया है किस प्रकार CFAC की गणना की जाती है। तो इस CFAC की गणना करने में हम आज उसका हम पूरा चार्ट दे देंगे कि जो है कि CFAC इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग वीक एंड स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो इसमें आपका वो फार्मूला भी बताया गया था, तो उस फार्मूले के तहत हम इसका वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड जो कंटेनिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके CFAC की गणना हम सारणीबद्ध यहाँ पर दे रहे हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा पहला जो रहेगा DN कॉन्फ़िगरेशन, DN कॉन्फ़िगरेशन। तो DN कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, या तो इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ब्लैक बोर्ड भी छोटा है। तो DN कॉन्फ़िगरेशन, इसका एक कॉलम ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर T2G ऑर्बिटल, एक कॉलम इसका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा EG ऑर्बिटल, इसका एक कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा CFSE, इन DQ में रहेगा, DQ पैरामीटर में रहेगा। ये आपका हो गया, यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, DN कॉन्फ़िगरेशन। अभी पूरा आपका कॉलम बन जाएगा। इसी कॉलम में हम सारणीबद्ध कर देते हैं। ये आपका टेबल हो जाएगा CFAC की गणना, चाहे वह वीक फील्ड लिगेंड हो और चाहे आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो। तो यहाँ पर DN कॉन्फ़िगरेशन में क्या आते हैं, D1 कंडीशन पे। तो आपको वो कल वाले लेक्चर में बताया गया था कि अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन में है तो चाहे वह वीक फील्ड लिगेंड कंटेनिंग हो चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कंटेनिंग हो, उनकी CFAC या उनकी स्प्लिटिंग क्या होती है, समान होती है। तो कितने कक्षक होते हैं T2G में, आपको बताया गया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 कक्षक होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, 2 कक्षक होते हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पहले T2G कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो इसकी CFAC आपको बताया गया था फार्मूला, एक बार दोबारा फिर लिख देता हूँ, अभी फिर इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो इसे आपका बताया गया था CFSE ये बराबर होता है -0.4 इंटू T2G का पावर L और प्लस 0.6 इंटू EG का पावर M, और पूरे का जो मल्टीपल होता है वो होता है डेल्टा ऑक्टा। ये आपको बता दिया गया था। इसी फार्मूले में हमको रख के किसकी गणना करना है, CFAC की, चाहे वह वीक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में हो चाहे स्ट्रांग फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ये पूरे 1 का मान, तो यहाँ 4 × 1 = 4 हो जाएगा। 1 का कैलकुलेशन फिर दोबारा कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी -0.4 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा 0.6 इंटू 0 होगा, और यहाँ पर डेल्टा ऑक्टा।
अब यहाँ पर हो जाएगा -0.4 हो जाएगा, और डेल्टा एक्टा के वैल्यू DQ में जब रखेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10 DQ। जब इसको ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -4.0 DQ। तो इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी -4 DQ। तो यहाँ पर लिख देंगे CFEC कितनी हो जाएगी -4 DQ। चाहे वह वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रांग, वीक बटे स्ट्रांग दोनों के लिए है, वीक बटे स्ट्रांग दोनों के लिए इसकी वैल्यू होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आते हैं हम D2 कॉन्फ़िगरेशन पर। जब D2 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सेम टाइप ऑफ ही होगा, कक्षक वही रहेगा। T2G में 3 EG में 2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ही होता है। T2G की एनर्जी कम होती है और EG की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब D हो गया तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तब कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 DQ। फिर यहाँ पर आइए D3 कॉन्फ़िगरेशन में 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 2 इसमें हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 1 1, 4 तो यहाँ 12 -12 DQ। अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो बताया गया था, कैलकुलेशन करने पर इतनी वैल्यू ही आएगी, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। D4 जब होगा तब यहाँ 2 कंडीशन बनेगा। अब ये वीक और स्ट्रांग दोनों केसों में यही सेम एनर्जी आएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब D4 बनेगा तो D4 में यहाँ A बनाइएगा। अब एक मतलब एक वीक फील्ड और एक स्ट्रांग फील्ड का केस। तो वीक फील्ड में क्या होगा, A यहाँ कर देते हैं A वीक, यहाँ लिख देते हैं वीक का कंडीशन है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 1 1, अब इसमें पेयर नहीं होगा, सीधे EG में प्रवेश कर जाएगा, सीधे EG वाले में प्रवेश कर जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 यहाँ हो गया 1, अब यहाँ कितना होगा 4 3 यहाँ 12, और यहाँ 6 1 जा 6 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 12 में से 6 गए, 6 बचेगा, तो मतलब हो जाएगा -6 DQ। किस केस में, वीक के केस में। अब बी कंडीशन अब यहाँ इस्तेमाल करेंगे इसी कॉन्फ़िगरेशन का, और वीक ले लेंगे स्ट्रांग। जब वीक स्ट्रांग केस में आएंगे तो यहाँ देखिए सेम ऑर्बिटल रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले T2G में पेयर होता है तब जाकर EG में जाता है, यानी मतलब हुंड के नियम का पालन करता है। और इसमें हुंड के नियम का पालन नहीं था, क्योंकि दोनों कक्षकों में तो यहाँ पर फेल होती है, यहाँ पर पालन करता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, अब चौथा यहाँ ना जाकर यहीं पर पेयर हो जाएगा। अब यहाँ कितने हो गए कुल T2G में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसकी वैल्यू कितनी थी -4 DQ, तो 4 चौक 16, तो -16 DQ, -16 DQ। अब एक कंडीशन यहाँ पर और मिलता है। अब देखिए एक पेयर बन गया यहाँ पर, इसलिए +1P, एक पेयरिंग एनर्जी भी हो जाती है। अब आइए फिर D5 के केस में। D5 वीक और स्ट्रांग दोनों बनता है। तो यहाँ पर ए कंडीशन एक बार लिख दिया गया वीक, तो ए लिखिएगा W, W माने वीक। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले की तरह, सब में 1 1 चला जाएगा। लो एनर्जी और हाई एनर्जी एक साथ भरे जाते हैं। अब इस केस में क्या आ जाएगा, 4 3 12, 6 2 12, 0 DQ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 DQ। तो D5 वीक फील्ड के लिए होती है 0 DQ। लेकिन जब यही आपका बी कंडीशन स्ट्रांग के केस में जब आ जाता है तब क्या हो जाएगा, स्ट्रांग के केस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यही पेयर होंगे, 1 2 3 4 और 5। अब देखिए इसी में आपके T2G में ही पेयर होते हैं पहले अकॉर्डिंग टू हुंड। तो कितना हो जाएगा आपका, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 5 चौक 20, तो माइनस हो गया 20 DQ, और प्लस क्या हो जाएगा 2P। अब आइए फिर D6 कॉन्फ़िगरेशन में। D6 का भी क्या बनेगा, एक कंडीशन वीक का, इसमें भी वही बनेगा। अब देखिए क्या होगा, पहले तो सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अब्बा प्रिंसिपल, प्रत्येक कक्षक में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लेकिन हुंड के नियम का अनुपालन नहीं करता, मतलब पालन नहीं करता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, छठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया 4 चौक 16, यहाँ हो गया 6 दूनाई 12, तो 16 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4, तो -4dq प्लस 1p, एक पेयरिंग है। जब आपका बी कंडीशन स्ट्रांग का आएगा, अब यहाँ पर क्या मिलेगा स्ट्रांग के केस में। अब स्ट्रांग केस में भी सारे के सारे पहले इसी में फिलअप होते हैं, 1 2 3 4 5 6, D6 दिया गया, 6 इलेक्ट्रॉन ही हो गए। अभी Eg पूरा कंप्लीटली खाली है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 -24dq और प्लस कितना हो गया 3p, 3 पेयरिंग एनर्जी हो गई। तो ये D6 इस कंडीशन तक पहुंच गया। इसको इतना पहले नोट डाउन करिए, फिर इसके ऊपर हम लिखते हैं, हो गया। अभी हम केवल चेंज करते हैं यहाँ पर, यहाँ जहाँ D1 है यहाँ हम लिख देते हैं D7, तो इतना करेंगे यहीं तक हो जाएगा, 6 हो गया, 10 तक पूरा हो जाएगा। पहले इतना हम मिटा देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भराव भी दिखाना है। इसके पहले हम पढ़े थे, इतना हम मिटा देते हैं। D4 तक ही आए, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ D6 हो गया था, D लिखिए 7, और D7 में क्या करना है, पहले आपका आएगा बीक, ए कंडीशन यहाँ लिख देते हैं W, ए कंडीशन क्या लिखते हैं W। तो बिग फील्ड के लिए 7 है, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा और सातवां। इस कंडीशन में आप इलेक्ट्रॉन का भरेंगे बिग फील्ड के लिए। तो 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन आपके T2G में और 2 इलेक्ट्रॉन आपके EG में होते हैं। तो 5 चौक 20 और 6 दूनाई 12, तो कितना अंतर आएगा 8 का -8dq, ये आपका हो जाएगा बिग के लिए। अब इसको हमको क्या करना है, D7 का स्ट्रांग, बी कंडीशन यहाँ कर देते हैं इसका स्ट्रांग का। तो स्ट्रांग में क्या होगा, पहले T2G में सारे इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा, मतलब पेयर होते, तब उसके बाद आगे जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तब सातवां इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ गया। इस कंडीशन में हो जाएगा, तो 2 3 6 चौके 24, और 24 में से 6 निकाल लीजिए, 18 6 24 होता है -18dq, इसकी वैल्यू आ जाएगी -18dq। और पेयरिंग क्या है, यहाँ पर +2p है और यहाँ पर कितना है 3p है। पेयरिंग एनर्जी भी साथ साथ में लिखना होता है। अब आइए D8 के कंडीशन में। अब D8 कंडीशन में क्या है, पहले आपका बीक आ जाएगा, ए कंडीशन W हमने लिखा। बीक के केस में देखते हैं क्या होता है, स्ट्रांग केस में भी क्लियर हो जाएगा। अब बीक वाले में क्या करना है, देखना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इसमें 2 इसमें, तो कितना आपका आ गया वैल्यू देखिए, 6 चौके 24, और 24 में से 12 को घटा दीजिए, कितना बचेगा 12। अब देखिए समान आएगा -12dq, और प्लस कितने p, +3p। और जब स्ट्रांग का केस करते हो D8 में, अब यहाँ हम करते हैं D8 का कॉन्फ़िगरेशन, ए स्ट्रांग केस कर देते हैं। तो स्ट्रांग केस में क्या देखते हैं, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तब इसमें जाएगा एक एक, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक सातवां और एक आठवां। अब देखिए सेम टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो गया, चाहे वह बीक हो चाहे वह स्ट्रांग फील्ड हो। तो D8 D9 D10 इसका अलग समान मिलेगा। अब देखते हैं क्या है, तो D8 का क्या मिल गया, इतना dq भी आएगा, इसका भी -12dq आएगा और +3p, समान हो गया, कोई परिवर्तन नहीं। तो इसलिए D8 D9 और D1 D2 D3 अभी हम लास्ट में लिख देंगे उसको। अब D9 के केस में देखते हैं, D9 के केस में भी क्या होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, दिखा देते हैं करके वैसे, लेकिन एक ही प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, क्योंकि दोनों का देखिए समान। हमने D8 का इसीलिए लिखा कि यहाँ पर देखिए दोनों में समानता हो गई।
पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो बी कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग किया गया। और इसमें क्या होता है, पहले इसमें पेयर होगा तब इसमें जाता है। अब नौवां कंडीशन जो बनेगा D9 जब केस लिखेंगे तो सेम कंडीशन वही आएगा, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। अगर वही कंडीशन हम यहाँ लिए वीक के लिए लिखते हैं, अगर यहाँ स्ट्रांग करते सेम कंडीशन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। देखिए सेम टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है। इसलिए चाहे वह वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों का सेम नंबर आएगा तो सेम एनर्जी इसकी होगी। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 6 चौके 24 और यहाँ पर 6 छत्रिक 18, तो 24 में से 18 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 8 6 14, 18 यहाँ पर और 24 है, 8 6 14 -6 DQ। तो इन दोनों की आएगी -6 DQ। और पेयरिंग एनर्जी कितना समान है, देखिए 4p है तो प्लस लिखेंगे 4p। तो इसका भी आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सेम CFC भी होती है और सेम कॉन्फ़िगरेशन। अब D8 10 के केस में आते हैं। अब D10 का केस क्या हो जाएगा, दोनों के केस में सेम, चाहे वह वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, कितना वैल्यू आएगी, 0। पेयरिंग एनर्जी +5p। ऐसे स्ट्रांग केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले इसमें भरते हैं तब इसमें जाते हैं। देखिए फिर यहाँ भी क्या हुआ, सेम टाइप, 0 DQ +5p। तो यहाँ पर D8 D9 D10 इनकी ऊर्जा समान होती है और 1 2 3 वहाँ पर उसकी भी ऊर्जा क्या होती है, चाहे वह वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रांग फील्ड, उसके लिए CFSE का मान समान होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कल क्वेश्चन का फार्मूला बताया गया था उसको भी नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमने इसका नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं, इसी में क्रिस्टल फेल स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आक्टा का चल रहा था, इसके बाद टेट्राहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता कब है, अभी इसके पहले ऑक्टेट था, अब क्या हो गया टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कब बनता है, जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता है 4। लेकिन इसी 4 कंडीशन पर एक ज्योमेट्री और बनती है जिसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री। तो उसको हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ना किस में पहले है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम किसके रूप में पढ़ते हैं, क्यूबिकल अरेंजमेंट होता है इनका। तो पहले एक हम क्यूब बनाते हैं, ये हमारा बन गया एक क्यूब, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अब इसी के ऊपर जस्ट कर देते हैं इसे, ऐसे डॉटेड लाइन से इसको मिला देते हैं या ऐसे मिला देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका बन गया क्यूब। अब इसी क्यूब में हम एक सेंट्रल एटम ले लेते हैं, हम बीच में सेंट्रल एटम ले लेते हैं, या यहाँ पर कह देते हैं N+, ये आपका हो गया सेंट्रल एटम। अब इस सेंट्रल एटम लिगेंड का अटैक एक यहाँ इस कॉर्नर पर दिखा दीजिए और एक इस कॉर्नर पर दिखा दीजिए, एक इस कॉर्नर पर दिखाइए और एक इस कॉर्नर पर दिखा दीजिए। अरेंजमेंट हो गया। अब मिला दीजिए इसे, यहाँ का जो सेंट्रल एटम यहाँ से इसके साथ अटैच हो गया, ये हो गया। अब ए वाला जो लिगेंड इसके साथ अटैच हो गया, ए वाला आपका इसके साथ अटैच हो गया, ए वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा। कहने मतलब अरेंजमेंट कैसा इसका टेट्राहेड्रली है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए दिखा दीजिए एक्स डायरेक्शन,
ए दिखा दीजिए, जेड डायरेक्शन मान लीजिए आपका हो गया, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, और इसी पर दिखाना है हमको क्या, वाई डायरेक्शन। ऐसे ऐसे करके ले जाइए, यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं, ए आपका बन जाएगा वाई, तो एक्स वाई जेड, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस तीनों कोऑर्डिनेट्स में आपका अरेंजमेंट दिया गया लिगेंड का, एक लिगेंड यहाँ पर, एक लिगेंड यहाँ पर है, एक लिगेंड यहाँ पर, एक है, तो को आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मतलब 4 लिगेंड किस रूप में, क्यूबिकल फॉर्म में तीनों कोऑर्डिनेट पर अटैच होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये आपका क्या होता है अरेंजमेंट, वहाँ भी ऐसे कोऑर्डिनेट आपको बनाया गया था, एक्स वाई और जेड, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स वहाँ बनाया गया। तो उस कंडीशन में क्या था कि जो आपके क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग आपका डी ऑर्बिटल पढ़े थे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, कि 3 कक्षक आपके नीचे होते हैं और 2 कक्षक कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर। इसका नाम दिया गया था T2G और इसका नाम दिया था EG इन ऑक्टाहेड्रल केस में। तो ये तीनों कक्षक क्या है, कहाँ पाए जाते थे, इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस थे, ये तीनों बिटवीन में पाए गए थे, इसलिए DXY DYZ DZX लिखा गया था। अब देखिए कि और दोनों और कक्षक क्या थे, एलांग द कोऑर्डिनेट, एलांग मतलब इस एक्सिस पर पाए गए थे, जेड एक ऊपर था और एक इस एक्स और वाई के जो सापेक्ष वहाँ पर था, इस पर पाए गए थे। तो मतलब एलांग द एक्सिस, 2 कक्षक एक कहाँ पाए गए, एलांग द एक्सिस थे, लेकिन जो 3 कक्षक कहाँ पाए गए, इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस थे। अब इसी का क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। जो ऑक्टाहेड्रल में हम क्या पढ़े थे कि 3 कक्षक नीचे होते हैं और 2 कक्षक ऊपर होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल में इसी का जस्ट उल्टा होता है, ये तीनों कक्षक चले जाते हैं ऊपर और ये दोनों कक्षक चले जाते हैं नीचे। कहने का अर्थ ये यहाँ पर है, जो अरेंजमेंट है ये, तो ये दोनों कक्षकों का अरेंजमेंट क्या होता है, इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, और ये तीनों कक्षक क्या होते हैं, एलांग द, एक एक्स पर, एक वाई पर और एक जेड पर, बाकी 2 कक्षक इन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सेस हो जाते हैं, जस्ट उसी का उल्टा हो जाता है। इसलिए इनकी सीफीसी भी क्या होती है, उल्टा हो जाता है, सीफीसी भी क्या होती है, उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग आपका आएगा जस्ट रिवर्स ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए इनकी सीएफएसी वैल्यू भी क्या होती है, छोटी होती है। तो एक बार यहाँ फिर समझ लीजिए कि क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और इसके चारों लिगेंड अरेंजमेंट कहाँ दिखाया गया, एक क्यूब पर दिखाया गया है और तीनों कोऑर्डिनेट्स लिया गया है। तो क्यूब के तीनों कोऑर्डिनेट पे अरेंजमेंट इनका होता है, और उस अरेंजमेंट के हिसाब से तीनों कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, 3 कक्षक कौन कौन, DXY DYZ DZX, ये पाए जाते हैं एलांग द एक्सिस। एलांग द एक्सिस होने के कारण क्या, इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, और जो दोनों एक कक्षक बिटवीन द पाए जाते हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। क्योंकि एलांग द एक्सिस पाए जाने के कारण क्या होता है, इस पर भी इसके D के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी रिपल्सन बढ़ जाता है, फलस्वरूप इसकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है जस्ट अपोजिट टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसका स्प्लिटिंग हम दिखा दे रहे हैं, इसको आप बना लीजिएगा फिगर। अब दिखा देते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट में सेम टाइप वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जैसे उसमें बनाए थे सेम ऐसे बनाइएगा, 1 2 3 4 5। उसमें भी आप बताए थे कि जो ग्राउंड टर्म पर या जब फ्री आपका एटम होता है तो इसके 5 डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। एक ग्राउंड टर्म हो गया, ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया, या इसे कहते हो स्टेट फर्स्ट, उसमें भी हमने ये लिखा था ग्राउंड स्टेट है, स्टेट फर्स्ट हो गया। मतलब एनर्जिकली एलाइक, मतलब आपके ऑर्बिटल होते हैं, इसे कहते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल। अब इसके बाद दूसरी अवस्था बनती है हाइपोथेटिकल स्टेट आती है। इस हाइपोथेटिकल स्टेट पर सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन, फलस्वरूप इनके बीच में
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बल कार्य करता है, जिससे इसके डी कक्षक क्या होते हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये आपका हो गया हाइपोथेटिकल स्टेट। इंटरैक्शन स्टेट होती है, मतलब जब लिगैंड और सेंट्रल एटम कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, तो इंटरैक्शन इनके बीच में होता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इनके बीच में आयनिक फोर्स कार्य करने लगता है या आयनिक बल कार्य करने लगता है। इसके कारण इसके डी कक्षक दो भागों में डिवाइड होते हैं, तो ये आपके टूट जाएगा। लेकिन कैसा होता है, जस्ट अपोजिट टू द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर तीन कक्षक बताए गए थे नीचे, तो ये तीन कक्षक पहुँच जाएंगे ऊपर और दो कक्षक आपके हो जाएंगे नीचे। अब ये हो जाएगा T2 ऑर्बिटल, ये हो जाएगा E ऑर्बिटल, नाम चेंज हो जाएगा। T2G था तो T2 और E ऑर्बिटल जस्ट उल्टा हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो है कंडीशन क्या देखना है, ऊर्जा कितनी बताई गई थी, यहाँ पर -4 था, ऊपर क्या हो जाएगा +4 dq, यहाँ से यहाँ तक की। यहाँ बताया गया था +6, हो जाएगा -6 dq, क्योंकि ये लोअर हो गया। अब ये हो जाएगा ऑर्बिटल E ऑर्बिटल और T2 ऑर्बिटल हो जाएगा, सॉरी इसका नाम देंगे E ऑर्बिटल और इसका हो जाएगा T2 ऑर्बिटल, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो E ऑर्बिटल और T2 ऑर्बिटल हो जाते हैं। और इनके बीच की जो एनर्जी जो गैप होती है वो आपकी उतनी ही होगी 10 dq की, 10 dq की। लेकिन अभी एक चीज़ हमने और बताया था कि ये आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेट आपका है थर्ड। तो यहाँ पर सबसे नीचे आप लिख दीजिएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ का स्प्लिटिंग क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है। और एक और कंडीशन है कि इनके बीच में डेल्टा ऑक्टा और डेल्टा टेट्रा के बीच में एक रिलेशनशिप पाया जाता है। वह रिलेशनशिप होता है तो डेल्टा टेट्रा इक्वल टू होता है 4/9 डेल्टा ऑक्टा। ये इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। डेल्टा टी क्या है, ये आपका डेल्टा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी है, और डेल्टा जो ओ लिखा गया तो ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लेकिन दोनों की वैल्यू वही होती है 10 dq, केवल क्या यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। ये दो कक्षक पहले हो जाते हैं, इसे कहते हैं लो। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि लोअर द हाइपोथेटिकल स्टेट, और पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, एबव द हाइपोथेटिकल स्टेट। ये माइनस इंडिकेट यही करता है कि इसकी एनर्जी हाइपोथेटिकल से कम होती है और इसकी एनर्जी हाइपोथेटिकल से ज़्यादा होती। इसलिए ये लोअर एनर्जी टर्म हो गया। लोअर एनर्जी टर्म इसका क्या है, डबली डीजनरेट है। लोअर एनर्जी टर्म जिसे कहते हो ई ऑर्बिटल, जो ई ऑर्बिटल होता है वो डबली डीजनरेट है, डबली डी जनरेट है। और कंटेन 2 ऑर्बिटल कौन कौन, इसका नाम हमने नहीं लिखा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और इसका डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो डब्ल्यू डी जनरेट में दो कक्षक आ जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। एक कैसा है, लो एनर्जी टर्म है, लो एनर्जी टर्म। अब इसी और है T2 ऑर्बिटल, इसका नाम दिया गया है। तो T2 ऑर्बिटल में आपके ट्रिपली डीजनरेट है, 3 कक्षक पाए जाते, इसलिए ट्रिपली हो गया, ट्रिपली डी जनरेट
ऑर्बिटल है और इसमें 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन हैं? DXY, DYZ और DZX। ये इसके 3 कक्षक आपके होते हैं। तो ये इसका हो गया आपका क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अगर कोई समस्या होगी तो फिर अपना कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अभी इसकी एक और बाकी है CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका जस्ट फार्मूला हम ले देते हैं, सेम टाइप करिएगा, केवल कुछ नहीं, बस 5 मिनट का और है इसमें, 5 मिनट में भी हो जाएगा। CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डिफिनीशन वही रहेगा, लोअरिंग होती है स्टेबलाइज एनर्जी जो होती है बिटवीन द 2 सेट्स, और किसके कारण? ड्यू टू लिगैंड इन्वायरमेंट अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जो क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट के थ्रू और लिगैंड इन्वायरमेंट के कारण जो एनर्जी कमी होती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो प्राप्त होती है, स्टेबलाइज होती है, उसी को क्या नाम कहते हैं? CFSE। इसके पहले वाले डिफिनीशन में आपको बताया गया था। तो यहाँ पर इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? CFSE ये बराबर हो जाएगी। अब उल्टा कक्षक बन गया था, एक बार यहाँ फिर हम दिखा देते हैं। इसमें ये आपका कक्षक किस प्रकार बन गया था? यहाँ 2 थे, ऊपर थे 3, तो इसकी एनर्जी क्या है? लोअर है। तो सबसे पहले इसी को हम लिखेंगे। तो किस रूप में था? -0.6 कर देंगे और क्रिया ले लेंगे। यहाँ पर क्या नाम दिया गया था? E ऑर्बिटल, तो E का पावर L और प्लस क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू इसका नाम T2 दिया गया था, तो T2 का पावर M इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा T, या डेल्टा T का आपको दूसरे शब्दों में लिख सकते हो इसको डेल्टा ओनली, डेल्टा T और डेल्टा ओनली। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 DQ। पैरामीटर वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसी वैल्यू में आप रखेंगे और कहाँ से लेकर? D1 से लेकर D10 तक। एक कंसीडर और याद कर लीजिएगा, यहाँ पर चाहे वह वीक फील्ड लिगैंड हो और चाहे आपका स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हो, दोनों लिगैंडों के केस में इसमें किसी भी कक्षक में पेयरिंग नहीं होती है। इसको याद रखेंगे, कभी भी हम पेयरिंग नहीं करेंगे। 1 2 3 4 मतलब 1 to 10 क्रम से इलेक्ट्रॉन जैसे आप भरते हो किसी कक्षक में, वैसे भरते हुए चले जाइएगा। इसमें कभी भी पेयरिंग नहीं करना है कि मतलब स्ट्रांग के कारण पेयर होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि क्या है? टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल हमेशा क्या देता है? sp3 हिब्रिडाइजेशन। तो इसका ऑलरेडी कक्षक तो इसे खाली रहेगा, S और P कक्षक, इसलिए हमको लिगैंड इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें स्ट्रांग फील्ड या वीक फील्ड से हमसे कोई मतलब नहीं है। सेम टाइप में ऐसे क्रम से 1 2 3 का रखते चले जाएंगे, आपका CFSE की गणना होते हुई चली जाएगी। लेकिन हाँ, कभी कभी ये आपका प्रश्न पूछता है कि डेल्टा टेट्रा इज स्मॉलर देन द डेल्टा ऑक्टा, कि मतलब डेल्टा टेट्रा की वैल्यू डेल्टा ऑक्टा से कम क्यों होती है? तो आप सीधे बताइएगा। अभी अभी एक रिलेशनशिप लिखा गया था, तो डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टा। तो इस रिलेशनशिप से हम क्या देखते हैं कि इसको देखिए, आप अगर सीधा करते हैं तो 9 डेल्टा T इक्वल टू 4 डेल्टा ऑक्टा, मतलब 9 गुना किसके है? डेल्टा T के है, और 4 गुना डेल्टा ऑक्टा। तो 9 तो देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन ये छोटा वैल्यू, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसके 4 वैल्यू के बराबर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि डेल्टा टेट्रा इज स्मॉलर देन द डेल्टा ऑक्टा। और एक रिलेशन कंडीशनल है कि ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स, तो इसकी ज्योमेट्री क्या? टेट्राहेड्रल है, उसकी ज्योमेट्री क्या? ऑक्टाहेड्रल है। तो जिस ज्योमेट्री जो बड़ी होती है वो ज्योमेट्री की CFSE क्या होती है? ज़्यादा होती है, और इसकी ज्योमेट्री छोटी इसलिए CFSE क्या होती है? कम होती है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो जो भी यहाँ पर
वीडियो में देखे हैं उसको पढ़िएगा, और जो भी कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।